गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत दिल लगा के झूम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम भी आपके लिए आज एक और बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है कि 4 है, 4 है, ओके, नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 4। इसमें कुछ बेहतरीन प्रश्न होंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जिनमें जीन पियाजे की वापस हम बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, और एक नाम आपने सुना हो तो नोम चॉम्स्की साहब की बात करेंगे, ब्रूनर की बात करेंगे। ठीक है, कुछ बेहतरीन प्रश्न आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 4। ओके, लेकिन उससे पहले एक चीज़, पिछली बार हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो पहले उसको देख लेते हैं। वो क्या था? ये था 1 2 3 4 5। ओके, हाँ, ये प्रश्न था। तो याद है आपको? अपना प्रश्न था, एक बालक ने सेब को देख के बोला यह टमाटर है। प्याजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था आत्मीकरण, एसिमिलेशन, दूसरा था समायोजन, एकोमोडेशन, थर्ड वन था अनुकूलन, अडेप्टेशन, और चौथा था साम्य धारण, इक्विलिब्रिएशन या इक्विलिब्रियम। ओके, तो मैं आपको बता दूं 90% बच्चों ने राइट आंसर दिया है, 10% बच्चों ने थोड़ी गलती की है। तो मेरे ख्याल से राइट आंसर क्या है बता दें आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एसिमिलेशन, आत्मीकरण। देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में आपको ऐसा कोई टर्म मिले कि वर्तमान स्कीमा में किसी चीज़ को जोड़ना, ऐड करना, या फिर आपको मिले फिट करना, ये 2 शब्द याद रखना, ऐड करना और फिट करना, तो हमेशा आंसर होगा असिमिलेशन। क्या आंसर होगा? असिमिलेशन। लेकिन अगर आ जाए मॉडिफाई करना, इंग्लिश में एक टर्म है मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन, या फिर हिंदी में शब्द आए संशोधित करना या बदलाव करना, तो फिर आ जाएगा एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन थोड़े क्लियर हुए होंगे आपको। यहाँ पे ध्यान दें आप, बालक ने जब पहली बार सेब को देखा तो माँ ने, मम्मा ने बोला या किसी ने बोला ये सेब है, ये एप्पल है। बालक ने उसको देखा या खाया या टच किया, सब कुछ किया, सेंसेस के माध्यम से, परसेप्शन के माध्यम से अंदर एक स्कीमा बन गई एप्पल की कि ये सब एप्पल है। ओके, तो बालक एप्पल को जानता है, एप्पल का उसको नॉलेज है। लेकिन उसने टमाटर को नहीं देखा। अगली बार उसने टमाटर को देखा, तो जैसे ही उसने टमाटर को देखा, उसके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसकी जो स्कीमा है, उसने तुरंत उसको बोला कि ये तो एप्पल है। तो बच्चे ने बोला ये तो एप्पल है। तो इसका मतलब उसके पास जो नॉलेज है, इसी में उस टमाटर को वो ऐड कर रहा है। तो उसी में ऐड करना क्या हो गया? असिमिलेशन है। बाद में किसी ने उसको बोला कि नहीं ये तो एप्पल नहीं, ये तो टमाटर है। तो फिर जब किसी ने ऐसा बोला कि टमाटर है, तो उसके अंदर की जो स्कीमा थी, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें एक हलचल मच गई, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन या डिसइक्विलिब्रिएशन। हलचल क्या मची? कभी आपने सुना हो तो बैलेंस ऑफ नॉलेज, बैलेंस ऑफ नॉलेज में ये हलचल मची कि यार कौन सी वो चीज़ है जो इसमें अलग है, इसको सेव होने से रोक रही है, ठीक है ना, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो एप्पल में भी हैं और इसमें भी हैं। तो ये जो हलचल मचती है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये द्वंद्व जो होता है मस्तिष्क में, दिमाग में, स्कीमा में, इस द्वंद्व के बाद फिर एक स्टेप और आता है। इसके बाद फिर वो चीज़ें जो इस टोमेटो में हैं और एप्पल में नहीं है, उनको बच्चा अलग हटाता है। इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम, असाम्य धारण। और फिर इसी असाम्य धारण का परिणाम होगा कि बालक अकोमोडेट करेगा, फिर एक नई स्कीमा बना लेगा टोमेटो की। तो फिर वो जैसे नई स्कीमा बनाएगा, फिर उसका इक्विलिब्रेशन की स्टेटस में आ जाएगा, साम्य धारण की स्थिति में आ जाएगा, वो होगा अकोमोडेशन। ओके, अब बहुत से एग्जांपल्स और भी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने पहली बार बर्ड को देखा, पक्षी को देखा, तो सबने बोला ये तो बर्ड है, बच्चे ने बर्ड की स्कीमा बना ली। उसके बाद अगली बार उसने एरोप्लेन को देखा, तो चूंकि उसके पास तो केवल बर्ड की स्कीमा है, तो वो एरोप्लेन को देखते बोल देगा बर्ड या चिड़िया। फिर कोई इसको बोलता है नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये तो एरोप्लेन है, तो फिर वो हलचल मचेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर एक नई स्कीमा बनाएगा, वो एरोप्लेन, ये अकोमोडेशन हो जाएगा। तो नई स्कीमा बनाएगा तो अकोमोडेशन है, पुरानी में ही जोड़ेगा तो फिर एसिमिलेशन है। और भी इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं भी नेक्स्ट वीक से या बहुत जल्दी आपकी क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं, जो कुछ बेहतरीन टॉपिक्स होंगे। तो सबको बता दें आप, और जो प्यार आप दे रहे हैं ना, उसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करें ताकि अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया एसिमिलेशन, आत्मीकरण। ओके, अब चलते हैं आज के प्रश्नों पर। चलिए साहब शुरू करें। तो चलिए करते हैं हम। ओके, और आज कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं आपके लिए साहब, कुछ बेहतरीन। चलिए, अपना वही रहेगा सिस्टम, पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में।
ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी। ओके, तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज बोर्न विद इनेट ग्रामर, ए चाइल्ड इज बोर्न विद ए इनेट ग्रामर ड्यू टू विच ही लर्न्स लैंग्वेज इजिली। यानी एक चाइल्ड जन्म लेता है इनेट ग्रामर के साथ। इनेट ग्रामर का मतलब जन्मजात ग्रामर है उसके पास, जन्मजात व्याकरण है उसके पास, जिसके कारण से वो भाषा को आसानी से सीख लेता है। हुज थ्योरी इज दिस, ये किसकी थ्योरी है? चार ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है नोम चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की और चौथा ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर। हिंदी में देखिए, बालक व्याकरण के नियमों के साथ पैदा होता है जिससे वह भाषा आसानी से सीख जाता है। यह सिद्धांत किसका है? तो चार ऑप्शन वही हैं, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। तो बोलिए राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नोम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर 2, नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की के बारे में आपको बता दूं, 3-4 बेहतरीन बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, चॉम्स्की एक फिलोसोफर थे, यूएस फिलोसोफर थे। और चॉम्स्की जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो इन्होंने अध्ययन किया था, दरअसल एक ब्रांच बन गई थी वो, और वो थी लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स दरअसल क्या होती है? लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है एक तरीके से भाषा विज्ञान कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चॉम्स्की भाषाविद थे, इन्होंने भाषा के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई। चॉम्स्की ने एक बात बताई कि जब बच्चा दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो वो भाषा अर्जन यंत्र के साथ आता है, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है। तो एलईडी किसने दिया? चॉम्स्की। चॉम्स्की के बारे में पहली बात याद रखेंगे, एलईडी वाले चॉम्स्की। चॉम्स्की के बारे में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, चॉम्स्की के बारे में दूसरी बात ध्यान रखनी है कि चॉम्स्की ने यह कहा कि बच्चा, पूरी दुनिया में सभी बच्चे ग्रामर के रूल्स एक ही तरह से सीखते हैं। इसका मतलब इन्होंने बोला कि सब बच्चे एक ही प्रकार से जब ग्रामर और व्याकरण के रूल्स सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनेट एबिलिटी होती है उनकी, यानी वो अपनी माँ के पेट से सीख के आते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया है जिसको शॉर्ट में यूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? यूजी बोलते हैं, यूजी। यूजी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर यूजी के लिए भी चॉम्स्की जाने जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने जनरेटिव ग्रामर शब्द भी बोला है। जनरेटिव ग्रामर का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि जन्मजात और इनेट जो ग्रामर लेके आता है बच्चा, उसी को इन्होंने बोला। इसके अलावा इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण और बेहद खास बात है, ये कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए एक क्रिटिकल पीरियड होता है। वो क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है हम बात करेंगे, आगे के प्रश्नों में आएगा। और एक इनकी बेहद खास बात यह है कि इन्होंने भाषा को सीखने में 2 चीज़ों की बात करी है। एक तो कभी आपने सुना होगा ना, एक्विजिशन, और एक होती है लर्निंग। एक्विजिशन और लर्निंग यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो ध्यान देंगे, इस पर बहुत बार प्रश्न आता है आपके, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में गारंटी से प्रश्न मिलेगा आपको। यानी चॉम्स्की कहते हैं कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या फ़र्क होता है? वो कहते हैं कि जिसको सहज रूप से हम बिना किसी एफर्ट के सीखते हैं, दैट इज़ एक्विजिशन, वो अर्जन है। और जिसके लिए कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ट्रायल एंड एरर होता है, ड्रिल होता है, प्रैक्टिस होती है, वो होता है लर्न। तो ध्यान देंगे, अपनी जो मातृभाषा है वो हमेशा अक्वायर होती है, वो अर्जित होती है, उसको सीखने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, हम सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज जो सीखते हैं उसको लर्न करना पड़ता है। तो चॉम्स्की इसके लिए भी जाने जाते हैं। और एक और ख़ास बात चॉम्स्की साहब की ये है कि चॉम्स्की बिहेवियरिस्ट का अपोज करते हैं, व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, व्यवहारवादी स्किनर, पावलोव क्या बोलते हैं? ये व्यवहारवादी कहते हैं कि भाषा वातावरण से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? वातावरण से। स्किनर ने बोला ना, इमिटेशन से भाषा सीखी जाती है, पुनर्बलन से सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है, ड्रिल से भी सीखी जाती है। और पावलोव ने क्या बोला था? पेवलोव ने बोला था कि भाषा दरअसल लर्निंग बाय कंडीशनिंग है, अनुबंध के द्वारा सीखी जाती है। तो चॉम्स्की व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं। देखो कंसेप्ट समझना आप, व्यवहारवादी क्या कहते हैं? भाषा सिखाने में किसका रोल है? वातावरण का। जबकि चॉम्स्की क्या कहते हैं कि नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया और ऐसा होता है कि बच्चा बहुत से शब्दों को वातावरण से नहीं बल्कि पहले से सीख के आता है। इसका मतलब वो इनेट एबिलिटी हो गई। तो एक तरीके से वातावरण का विरोध हुआ ना,
तो चोम्स्की इस बात के लिए भी मशहूर है। चलिए, तो कुल मिला के पहला प्रश्न जो था, बच्चा एलईडी के साथ पैदा होता है, व्याकरण के नियमों के साथ पैदा होता है, यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होता है, जनरेटिव ग्रामर के साथ पैदा होता है, ऐसा कोई प्रश्न आए परीक्षा में तो आपको आंसर करना है नोम चोम्स्की। कौन से चोम्स्की? नोम चोम्स्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न वही जो अभी हम बात कर रहे थे। हु सेड अर्ली चाइल्डहुड इज ए क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज? यानी किसने कहा कि आरंभिक बाल्यावस्था भाषा की क्रिटिकल पीरियड है, यानी भाषा की क्रांतिक अवधि है, बहुत सेंसिटिव अवधि है, बहुत सेंसिटिव पीरियड है। इसका मतलब भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड। ये किसने बोला? पियाजे ने, चोम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने या स्किनर ने? तो चार ऑप्शंस हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, स्किनर। तो ध्यान देंगे, क्रिटिकल पीरियड शब्द लिखा हुआ है, साथ में अर्ली चाइल्डहुड है, तो अर्ली चाइल्डहुड देख के हमको लगता है पियाजे होना चाहिए, पर वास्तव में इसका सही जवाब है नोम चोम्स्की। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे राइट आंसर आएगा चोम्स्की, चोम्स्की। ओके, तो अब थर्ड प्रश्न है, तीसरा। एक बच्चे को खेल के मैदान में ले जाया गया जहाँ वह पेड़ पौधों के साथ खेल सकता है। बच्चा किस अवस्था में है? चार ऑप्शंस हैं, अधिनियम अवस्था, प्रतिमा परक अवस्था, सांकेतिक अवस्था या फिर कोई नहीं। अब देखो इंग्लिश और हिंदी का कितना फ़र्क है, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि हिंदी में बहुत से नाम है। पहली अवस्था अधिनियम अवस्था है, इसका दूसरा नाम विधि निर्माण अवस्था भी है, इसे ही सक्रियता की अवस्था कहते हैं। आप ऑप्शंस को देखते समझ गए होंगे, सब ब्रूनर साहब की बात आ रही है, ठीक है ना। पर इंग्लिश वाले टर्म्स आसान रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ए चाइल्ड इज टेकन टू द प्ले ग्राउंड एंड कैन प्ले विद प्लांट्स एंड ट्रीज, दिस प्रमोट्स विच डेवलपमेंटल स्टेज। यानी बच्चे को प्ले ग्राउंड में ले जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे खेल सकता है, किसके साथ? ट्रीज़ के साथ, प्लांट्स के साथ। तो वो बच्चा कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में है? तो ये दरअसल ब्रूनर की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज आपको पता है आइकॉनिक है, सॉरी इनेक्टिव है, जो जन्म से 18 माह तक होती है, जिसमें केवल गमक क्रियाएँ करता है, क्योंकि इमेज नहीं बनती, बिंब नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद बिंब बनना शुरू होता है 1.5 वर्ष से, 18 माह से 7 वर्ष तक। उसमें वो चीज़ों को मानसिक प्रतिरूपों के माध्यम से समझता है, क्योंकि अभी मेंटल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमा परक अवस्था, दूसरी अवस्था को बोलते हैं प्रतिमा परक अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। और फिर थर्ड स्टेज 7 वर्ष से शुरू होती है, ब्रूनर कहते हैं, और वो है सिम्बोलिक स्टेज। ब्रूनर की सिम्बोलिक याद रखें 7 वर्ष के बाद, और पियाजे की सिम्बोलिक 2 से 7 वर्ष, याद रखना। तो तीसरी सिंबॉलिक स्टेज, यानी ये प्रतीकात्मक अवस्था है, सांकेतिक अवस्था है, और सिंबल का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज। और भाषा में न केवल वर्ड्स हैं बल्कि लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, बल्कि फिगर्स भी हैं, यानी संख्याएं भी होती हैं। तो ध्यान देंगे कि बच्चा पेड़ पौधों के साथ खेल सकता है, इसका मतलब अभी वो खेलने वाली स्टेज में ही है, अभी वो गामक क्रियाओं की स्टेज में ही है, अभी वो मानसिक प्रतिरूपण की स्टेज में नहीं आया है, अभी इमेज नहीं बननी शुरू हुई है, अभी भाषा वाली चीज़ें वो समझना शुरू नहीं कर रहा है। इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 1 इनेक्टिव स्टेज। क्या आंसर हो जाएगा? पहला इनेक्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज? इनेक्टिव स्टेज। आंसर होगा इनेक्टिव स्टेज, अधिनियम अवस्था। हिंदी में अधिनियम अवस्था या सक्रियता की अवस्था भी बोलते हैं, विधि निर्माण की अवस्था भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए साहब, अब है फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। ए चाइल्ड सेज क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। यानी एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या कहती है? धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। यह उसकी कौन सी समझ है? शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। 4 ऑप्शन हैं, आत्मकेंद्रित सोच, इंग्लिश में इगोसेंट्रिक थिंकिंग, कार्य कारण प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग, और चौथा है व्युत्क्रमणशील सोच, इंग्लिश में रिवर्सिबल थिंकिंग। तो पियाजे का प्रश्न है, बोलिए सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए साहब, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्य कारण प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट। क्या होगा? कोज एंड इफेक्ट। देखो जीन पियाजे में बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। पियाजे कहते हैं कि साहब अराउंड 2 ईयर, 2 साल के आसपास बच्चा कोज इफेक्ट की बात करता है, कार्य कारण प्रभाव की बात करता है। तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। बाकी बातें मैं आपको बता भी चुका हूँ, और फिर समय मिलेगा तो फिर बताऊँगा। अभी आप समझ लें
क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर बी कॉज एंड इफेक्ट। सही जवाब 2 कार्य कारण प्रभाव। कौन सा प्रभाव? कार्य कारण प्रभाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके चलिए साहब, तो 5वां प्रश्न देखें। 5वां क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन बीइंग स्ट्रक्चर्ड सो दैट कॉम्प्लेक्स आइडियाज कैन बी टॉट एट ए सिंप्लीफाइड लेवल फर्स्ट एंड देन रिविजिटेड एट मोर कॉम्प्लेक्स लेवल लेटर इज। बहुत शानदार प्रश्न है, सीटेट में कई बार पूछा गया है, बहुत रेयर है, यहाँ पे आपको बहुत रेयर मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंफॉर्मेशंस बीइंग स्ट्रक्चर्ड यानी सूचनाएं इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती हैं, इस तरह से संचित की जाती हैं कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज कैन बी टॉट एट ए सिंप्लीफाइड लेवल, यानी मुश्किल और जटिल विचार सरल तरीके से पहले सिखाए जाएं, ठीक है, उसके बाद कठिन स्तर पर जाया जाए। इसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है आइकॉनिक, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरल करिकुलम, तीसरा ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग और चौथा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग। तो ध्यान देंगे, इनको देख के आप तो इनको देख के आपको आइडिया लग गया होगा ये जेरोम एस ब्रूनर साहब का प्रश्न है, वहाँ से लिया गया है। तो देखो कि सूचनाएं इस, जैसे हमने पहले वीडियो में एक बात बताई थी ना आपको कि कोई भी बात सरल तरीके से किसी को भी किसी भी स्टेज में सिखाई जा सकती है, जरूरी नहीं बायोलॉजिकल रेडीनेस हो, ऐसा कुछ। ओके, तो लगभग वही वाली बात है। तो इस तरह से बताएं कि पहले सरल और बाद में कठिन, तो फिर बेहतर होता है। ये क्या है? आइकॉनिक, स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग। मैं आपको बता दूं चारों चीज़ें ब्रूनर साहब की हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पाइरल करिकुलम। कौन सा करिकुलम? स्पाइरल करिकुलम। ये क्या होता है? तो हमने स्पाइरल के बारे में पढ़ा है ना आपने कि पहले आप सिंपल यूँ चलो, फिर वापस घूमो, वापस आओ, फिर उसको मजबूत बनाओ, फिर वापस आओ, फिर मजबूत बनाओ, फिर वापस आओ, तो दैट इज स्पाइरल। ये क्या है? स्पाइरल है। अपने करिकुलम में भी ऐसा होता है। माफ़ करें, ब्रूनर ने क्लासरूम की बहुत सी बातें करी हैं, वाइगोत्स्की साहब ने बहुत सी बातें करी हैं, पियाजे ने बहुत सी बातें की हैं। तो ब्रूनर की एक, ये चारों बातें ब्रूनर की है, जिनमें एक खास बात यह है कि बच्चों को पहले चीज़ें सरल तरीके से सिखाई जाएँ, बाद में वही टॉपिक्स वापस आएंगे और उसके बाद थोड़ा डीपली चलेंगे। तो आपको पता है ना, हमारे हमारे इसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस के बच्चे सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है 4th 5वीं 6ठी क्लास में कोशिका के बारे में सिंपल जानकारी होगी। वही 9th में आपको वापस कोशिका का टॉपिक आएगा, तो वो बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। और फिर अगर कॉलेज लेवल पे वापस आप पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, तो और भी डीप होगा। इसका मतलब हम वापस भी आ रहे हैं उसी टॉपिक पे, लेकिन उसको जटिल तरीके से बाद में पेश करेंगे और सरल तरीके से पहले पेश करेंगे। इसी को बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम, और ये जेरोम एस ब्रूनर साहब की बहुत खास बात है। ओके, आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक जेरोम एस ब्रूनर की दूसरी स्टेज है, जिसमें इमेज बनता है, बिंब बनता है। 18 महीने से शुरू होती है, 7 वर्ष तक रहती है। डिस्कवरी लर्निंग के लिए ब्रूनर जाने जाते हैं, हालांकि डिस्कवरी लर्निंग पियाजे की भी है, ब्रूनर की भी है। यानी ब्रूनर कहते हैं बच्चा ज्ञान की खोज करता है। और स्कैफोल्डिंग तो ब्रूनर साहब ने दिया ही है। स्कैफोल्डिंग दरअसल क्या है? स्कैफोल्डिंग में आपको बताऊं, ये इंजीनियरिंग से लिया गया एक शब्द है। जैसे कभी आपने देखा हो कि हम ये जो आरसीसी वगैरह के जो मकान बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो इनके ऊपर छत भराई से पहले नीचे कुछ बल्लियाँ लगाई जाती हैं, प्लेट्स लगाई जाती हैं ना। उसके बाद में फिर ऊपर शटरिंग की जाती है, फिर उस पर सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है, फिर वो वापस बल्लियाँ हटा ली जाती हैं। तो सेम वही वाली बात है। ब्रूनर कहते हैं कि साहब, किसी भी बच्चे को एक वयस्क द्वारा, बड़े व्यक्ति द्वारा सीखने में जो टेम्पररी असिस्ट किया गया है, टेम्पररी जो गाइडेंस दिया गया है, वो स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग परमानेंट नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सहयोग है जो बड़े लोग देते हैं बच्चों को। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर अलग से आपको पूछ लें स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया, तो जेरोम ब्रूनर का नाम लेना है। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग शब्द नहीं दिया, हालांकि अपने प्रिंसिपल में इसकी व्याख्या की है, और वो जेड पेडी के रूप में की है। मैं लास्ट सीरीज में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जो नए लोग हैं वो लास्ट वीडियो को देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप सबको फिर मैं बता दूं, थोड़ा सब्सक्राइब और थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि आगे मैं क्लास लेने वाला हूं। तो फिर अच्छा, एक आपके लिए और गुड न्यूज़ है, मैं मेथडोलॉजी में मेथड्स में आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, जो बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, होप फॉर द बेस्ट। सॉरी तो 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 स्पाइरल पाठ्यचर्या या फिर स्पाइरल करिकुलम। याद रहेगा? ओके, अब चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6th वन। तो 6 नंबर वाला देखिए, एक बेहतरीन प्रश्न है। इफ ए चाइल्ड इज बीइंग टॉट
3+2 इज इक्वल टू 5, देन विच स्टेज द चाइल्ड इज एज पर ब्रूनर्स थ्योरी, माफ करें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ब्रूनर्स थ्योरी है। पहला ऑप्शन है इनेक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक, फोर्थ वन है नन ऑफ द अबव। यानी एक बच्चे को 3+2 बराबर 5 सिखाया गया तो वह ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में है, इनेक्टिव में है या आइकॉनिक में है या सिंबॉलिक में है या कोई नहीं है। तो याद करें आप, हमने आपको अभी बताया था, शब्द हों या संख्याएं हों, ये सभी के सभी क्या हैं, सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक भाषा सिंबल है, तो राइट आंसर होगा सिंबॉलिक, नंबर 3 सिंबॉलिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे साहब के अनुसार इनमें से कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है पियाजे आर्ग्यूड दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस, बहुत शानदार बात है, इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। यानी पियाजे कहते हैं कि विकास अवस्थाओं में आगे बढ़ने के बजाय सतत होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी अवस्थाएं स्थिर हैं, जिसका अर्थ यह है कि कोई भी अवस्था या कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, स्किप नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से स्टेजेस भी अलग अलग हो सकती हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं। और फोर्थ वन है लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, यानी अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है पियाजे ने कौन सी बात नहीं बताई। ओके, तो है ना बहुत शानदार प्रश्न। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे। हिंदी इंग्लिश में ये फर्क है। ओके, तो दरअसल ध्यान देंगे, हिंदी इंग्लिश वाला परीक्षा में भी ये होता है ना, हिंदी इंग्लिश में कोई लफड़ा होता है तो फिर कौन फाइनल मानते हैं, किसको फाइनल मानते हैं, इंग्लिश वाले को मानते हैं। तो यहाँ भी यही है, यहाँ नहीं काट देना, आप नहीं है एक्चुअली। पियाजे के अनुसार कौन सा करेक्ट है, इसका मतलब इंग्लिश वाला देखें आप, एक ही सही है, 3 गलत है। हिंदी वाले में हो जाएगा कुछ और, लेकिन ये इंग्लिश वाला यहाँ से ये सही है, नहीं ये मिस प्रिंट है। ओके, चलिए, तो पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि पियाजे तर्क देते हैं कि विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ने के बजाय विकास अवस्थाओं में आगे बढ़ने के बजाय सतत होता है। विकास क्या होता है, अवस्थाओं में आगे बढ़ने के बजाय सतत होता है। यानी पियाजे आर्ग्यूड दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। क्या पियाजे डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस मानते हैं? बहुत जगह बहुत लोगों से पढ़ते हो ना आप कि विकास सतत होता है, कुछ लोग कहते हैं विकास सतत है, सतत दोनों होता है, लेकिन हम कहते हैं कि पियाजे ने कहा था विकास डिसकंटिन्यूअस होता है, सतत नहीं होता। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा है, और पहले ऑप्शन में बोला है कि विकास सतत है। आपको याद है ना वो ग्राफ हमने बताया था आपको कि पियाजे के अनुसार विकास स्टेजेस में होता है, जिसका अगर ग्राफ बनाएं तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट, यानी स्टेजेस स्थिर हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी चरण को हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। बोलिए सही कि गलत। चलिए, इससे पहले तीसरे पे आता हूं मैं। थर्ड ऑप्शन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या संस्कृति बदलने के साथ साथ अवस्थाएं बदल जाती हैं? बिल्कुल नहीं बदलती साहब, तो तीसरा भी रॉन्ग है। और चौथा, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। हमेशा याद रखना, वाइगोत्स्की और पियाजे। वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि साहब अधिगम पहले होता है, लर्निंग पहले होती है और विकास बाद में होता है, और पियाजे कहते हैं विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। तो पियाजे तो बोलेंगे डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग,
और वाइगोत्स्की बोलेंगे लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। यहाँ क्या दिया है, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, इसका मतलब ये गलत है। अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, ये भी क्या है, गलत है। विकास सतत होता है, ये भी क्या है, गलत है। राइट क्या है, राइट है नंबर 2, यानी अवस्थाएं स्थिर हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी चरण को स्किप नहीं कर सकते। तो राइट आंसर नंबर 2। क्या राइट आंसर हुआ, नंबर 2। और फिर आपको मैं बता दूं कि दूसरे नंबर का आंसर राइट क्यों हुआ, क्योंकि सवाल पूछा गया है कि कौन सा पियाजे के अनुसार विकास के संदर्भ में करेक्ट है, राइट है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं है ना, इस नहीं को काट देना, नहीं है। कौन सा सही है, तो पहला तो सही नहीं है साहब, सतत नहीं होता। दूसरा सही है, दूसरा इसका आंसर है। तीसरा संस्कृतियां बदलती हैं तो अवस्थाएं बदल जाती हैं, क्या ये बात सही है, ये भी सही नहीं है। और चौथा, अधिगम पहले होता है विकास बाद में होता है, ये भी बात गलत है। अगर वाइगोत्स्की का यहाँ पे नाम होता तो ये आंसर राइट हो जाता। ओके, तो 7 नंबर प्रश्न क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां फिर एक बेहतरीन प्रश्न है, विच इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है। इस बार हिंदी में पढ़ लो, इनमें कौन सा सत्य नहीं है, तो दोनों एक ही बात है, गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे गलती थी, मिसप्रिंट था, माफ़ करें। चलिए साहब, विच इज़ नॉट ट्रू, तो पहला ऑप्शन है, बहुत शानदार, 4 बातें। पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रेन एंटर द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, चोमस्की, यानी बालक जब दुनिया में आते हैं, इंटर करते हैं इस वर्ल्ड में, तो एक नॉलेज लेके आते हैं भाषा का, ठीक है ना, भाषा का हो चाहे व्याकरण का हो। चोमस्की साहब, क्या चोमस्की ने बात बोली है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज, वाइगोत्स्की, यानी भाषा और विचार आरंभ में 2 अलग अलग गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। तो ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है और पियाजे साहब ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। लेकिन चिंतन और भाषा की जहां बात आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना। पियाजे तो कहते हैं कि सब चिंतन पहले होता है, भाषा बाद में आती है। ओके, और बाकी लोग जिनमें ब्रूनर भी हैं, वाइगोत्स्की भी हैं, वो कहते हैं कि भाषा चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा पहले आती है। हालांकि वाइगोत्स्की ये बात भी कहते हैं कि आरंभ के 2, 2.5, 3 वर्षों में भाषा और चिंतन या भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट्स, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और ये वाली बात इस ऑप्शन में कही है, तो ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन देखिए, लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन थॉट, यानी भाषा, कॉन्टिजेंट का मतलब उस पर निर्भर है या उससे उत्पन्न है, यानी भाषा, लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन थॉट, भाषा विचार पर निर्भर है। भाषा विचार पर निर्भर है, इस बात से आप क्या समझे, भाषा महत्वपूर्ण हुई कि विचार, विचार महत्वपूर्ण हुआ पियाजे के अनुसार। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, लैंग्वेज इज ए स्टिमुली इन्वायरमेंट, स्किनर, यानी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, उद्दीपक, स्किनर। तो क्या पूछा था, चारों में से कौन सा सही नहीं है, और यहां पे ध्यान देंगे, चारों में से 3 सही है, 1 सही नहीं है, और वो कौन सा है, वो है नंबर 4, स्किनर वाला। आपको ध्यान है, स्किनर ने बोला है कि बच्चा भाषा वातावरण से सीखता है, ओके, भाषा अनुकरण से सीखता है, ओके, इमिटेशन से सीखता है, ओके, ड्रिल भी कहीं ना कहीं यूजफुल है, ओके। पर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि भाषा खुद एक उद्दीपक है, ठीक है ना, इसका मतलब ये गलत है। और आप देखिए, पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रन एंटर द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बच्चा दुनिया में निश्चित ज्ञान के साथ आता है। चोमस्की ने बात बोली या नहीं बोली, तो हम बोलेंगे साहब चोमस्की साहब ने बात बोली, ये सही था। इसमें पूछा था, सही नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज, वाइगोत्स्की कहते हैं कि शुरू में भाषा और विचार, भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही बोला वाइगोत्स्की साहब ने। तीसरी बात, पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन थॉट, यानी भाषा विचार पर निर्भर है, भाषा चिंतन पर निर्भर है, यानी भाषा बाद में आती है, चिंतन पहले होता है, ये पियाजे ने बोला, बिल्कुल बोला साहब। और चौथी बात, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर ने ऐसा बोला, बिल्कुल नहीं बोला स्किनर ने ऐसा। इसका मतलब हमको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी सही जवाब है। 4 नंबर ऑप्शन, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर। ओके, तो सही जवाब इसमें क्या हो गया, हिंदी वाले बोलेंगे साहब हिंदी में लगाया करो, तो चौथा आंसर है। इनकी पीडीएफ, पिछले उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इसकी भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ जरूर देख लेना और मन लगा के पढ़ना, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ओके, अब चलते हैं 9th
क्वेश्चन पर। चलिए सर, विच इज करेक्ट। देखो मैंने कोशिश की है कि एक साथ बहुत सी चीज़ें आपके लिए लाऊं, तो कुछ क्वेश्चन भी इसी तरह से बनाए हैं कि एक साथ कई लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे। देखो कितनी शानदार बात है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्ज फर्स्ट, यानी थॉट पहले आता है, चिंतन पहले आता है। एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे, और पियाजे के अनुसार लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स। पियाजे के अनुसार लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट, प्रोफाउंड मतलब बहुत भारी, भारी प्रभाव डालती है विचारों पर भाषा, पियाजे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन समझ में आया आपको। वाइगोत्स्की कहते हैं कि साहब पहले ऑप्शन के अनुसार हमको बताना सही की गलत है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि थॉट एमर्ज फर्स्ट, यानी पहले विचार आता है। ये बात तो नहीं कहते साहब वाइगोत्स्की, ठीक है। और पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज का थॉट पर भारी प्रभाव है। ये भी पियाजे नहीं कहते। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हिंदी में देखें आप, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले आता है, जबकि वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते। तथा पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पियाजे ऐसा नहीं कहते। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्ज फर्स्ट, यानी पियाजे के अनुसार थॉट पहले आता है, विचार पहले आता है, चिंतन पहले आता है। एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स, यानी पियाजे के अनुसार तो विचार पहले उत्पन्न होता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव डालती है। तो बोलिए दूसरा सही है कि गलत। बिल्कुल दूसरा राइट आंसर है, सही है। तीसरा देखो, बोथ व्यू लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट, मतलब बोथ व्यू मतलब वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों देखते हैं, क्या देखते हैं, लैंग्वेज को बच्चे के विचार पर भारी, यानी दोनों भाषा को बालक के विचार, तीसरे में क्या है, बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट। हाँ, चाइल्ड के थॉट से इमर्ज होती है, यानी दोनों देखते हैं कि भाषा बालक के विचार से उत्पन्न होती है। दोनों इसको मानते हैं, दोनों एक बात मानते ही नहीं है, इसलिए गलत है। इसी तरह से चौथा है, बोथ व्यू थॉट इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, यानी दोनों विचार को भाषा से उत्पन्न मानते हैं। तो ना तो दोनों एक बात कहते हैं, इसलिए तीसरा और चौथा तो वैसे गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक बात कहते ही नहीं है। एक भाषा को पहले मानता है, एक विचार को पहले मानता है, तो दोनों की बात तो वैसे गलत हो गई। अब कौन विचार या चिंतन को पहले मानता है, मेथड मानता है, भाषा को गौण मानता है, पियाजे। ओके, तो ध्यान रखना, वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार आता है, नहीं। पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव है, नहीं। ओके, पियाजे के अनुसार विचार पहले उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो राइट आंसर नंबर 2, सही जवाब क्या हो जाएगा, नंबर 2। क्लियर हुआ सबको। ओके, नेक्स्ट, आज का आखिरी प्रश्न है। अगला वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूँ, मे बी कल, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ही अलर्ट रहें, शेयर सब्सक्राइब तो करें आप, है ना, बाकी बहुत कुछ करेंगे हम। ओके, चलिए साहब, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिलेटेड टू वाइगोत्स्की। ऑप्शंस देखिए, पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग, दूसरा गाइडेड पार्टिसिपेशन, तीसरा इंटर सब्जेक्टिविटी, और चौथा मैच्योरेशन। यानी कौन सा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है। पहला है पारस्परिक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है निर्देशित भागीदारी, तीसरा ऑप्शन है अंतर वैयक्तिकता, और चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। परीक्षा में आप देखेंगे सारी चीज़ें इंग्लिश टर्म से क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए उन पर थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना सीख लें आप। वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ ही रहे होंगे, खैर। ओके, तो वाइगोत्स्की से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ध्यान दें यहाँ पे, देखते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। यानी रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगोत्स्की ने बोला है। क्या होती है रेसिप्रोकल टीचिंग? रेसिप्रोकल टीचिंग वो होती है जिसमें बच्चे क्लासरूम में ग्रुप बनाएं और आपस में एक दूसरे को पढ़ाएं, यानी इसमें बच्चे टीचर बन जाते हैं। दूसरा गाइडेड पार्टिसिपेशन, गाइडेड पार्टिसिपेशन भी वाइगोत्स्की ने बोला है। गाइडेड पार्टिसिपेशन या असिस्टेड पार्टिसिपेशन और कुछ नहीं है, बल्कि केवल वो MKO वाली बात है। यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि साहब जिसके पास ज़्यादा अनुभव है वो कम अनुभव वालों को बता दे, सिखा दे, तो अधिगम बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। वाइगोत्स्की के गाइडेड पार्टिसिपेशन क्लासरूम एक टूल है, एक स्ट्रेटेजी है। वो ये है कि बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ में टीचर्स को भी शामिल करें, बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स को भी शामिल करें, बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ में सीनियर स्टूडेंट्स को भी शामिल करें, ठीक है ना। पर बच्चे खुद भी इसमें एक्टिव रहेंगे तो बेहतर अधिगम होगा। आपने कई बार सुना ना, कोऑपरेटिव लर्निंग। अच्छा, वाइगोत्स्की साहब की ये तमाम टर्म्स हैं, देखो, रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगोत्स्की, गाइडेड पार्टिसिपेशन वाइगोत्स्की,
इंटरसब्जेक्टिविटी वाइगोत्स्की बताऊंगा मैं आपको अभी। इसी तरह से इलोबरेटेड लर्निंग वाइगोत्स्की। इसी तरह से पीयर ट्यूटरिंग आपने सुना हो, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर माने समकक्षी, ठीक है ना, पीयर, और बच्चे आपस में पढ़ाएं तो पीयर ट्यूटरिंग वाइगोत्स्की। तो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लर्निंग वाइगोत्स्की, ओके। क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक हैं। तो जहाँ भी सहयोग की बात आए, सामाजिकता की बात आए, बड़ों से, MQ की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ज़्यादा जिनको पता है ना वो दूसरों को बता दें, ओके। अब है थर्ड वन, इंटर सब्जेक्टिविटी। तो वाइगोत्स्की ने इंटर सब्जेक्टिविटी की भी बात करी है। इंटर सब्जेक्टिविटी क्या होती है? देखो, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट इंटर हो जाते हैं। इसका मतलब दो लोगों के विचार अलग अलग हैं, है ना, और वो अगर आपस में विचार साझा नहीं करेंगे तो अपने अलग अलग विचार लेके जाएंगे। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। ये इंटर सब्जेक्टिविटी है। दो लोगों की समझ साझा हो जाए तो बोलिए कितनी बेहतरीन हो सकती है। तो ये वाइगोत्स्की साहब की बहुत बड़ी बात है, इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतर वैयक्तिकता। तो तीनों चीज़ें वाइगोत्स्की की हैं, चौथी नहीं है साहब। इसलिए आंसर पूछा है विच इज़ नोट रिलेटेड, नोट। तो ध्यान देंगे परीक्षा में ये नोट वाली बात, एक्स्ट्रा वाली बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, मैच्योरेशन। डी, परिपक्वता। आपको याद है डी किसने दिया था, मैच्योरेशन किसने बताया था? परिपक्वता की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। कौन करते हैं? जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता। कौन सा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है? परिपक्वता है। देखो वाइगोत्स्की पे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि वाइगोत्स्की कौन से पक्ष की अवहेलना करते हैं? तो जवाब आता है अनुवांशिकता की, या फिर जैविक पक्ष की अवहेलना करते हैं। तो परिपक्वता का संबंध हेरिडिटी से है, अनुवांशिकता से है, नेचर से है, प्रकृति से है। और पियाजे इसमें महत्वपूर्ण इसे मानते हैं, वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण नहीं मानते, ओके। तो इस तरह से 10 प्रश्न पूरे हुए। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, बहुत बढ़िया सा प्रश्न मैंने लिया है, कोशिश करना। इस बार मैं पिछला जो प्रश्न पूछा था उसमें बहुत से जवाब आए थे, बहुत से राइट जवाब थे, नाम नहीं लिए थे, लेकिन इस बार मैं जो टॉप जवाब देंगे उनके नाम जरूर लूँगा। इसलिए मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। चलिए, आपके लिए क्या क्वेश्चन है? हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, यानी आधुनिक भाषावाद के पिता कौन है? ध्यान से जवाब देना है। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। यानी आधुनिक भाषावाद के जनक कौन है? पहला पियाजे, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा स्किनर, चौथा वाइगोत्स्की। तो आपको राइट आंसर देना है। मे बी कल, मे बी परसों आपके लिए माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 4, माफ़ करें नंबर 5 लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी और मेथड्स भी मैं करूँगा, ओके। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं। आप सबको गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर।